प्रदेश में शराब दुकान खोले जाने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा उद्योगों को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर 5 मई से व्यवस्था लागू की गई है। रेड जोन वाले जिले भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें बंद रहेगी। रेड जोन के अलावा दूसरे जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर में शहरी इलाकों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में दुकानें संचालित हो सकेंगी। ऑरेंज जोन वाले जिले खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह शराब दुकानें खुलेगी। ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगे। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी मिली है। बड़े उद्योग और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। रेड और ऑरेंज जिलों में कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरीके की गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी। रेड और ऑरेंज जोन के ग्रामीण इलाकों में कंटेनमेंट जोन के बाहर उद्योग शुरू हो सकेंगे। ये गतिविधियां जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद शुरू होंगी। कोरोना पॉजिटिव आए या संदिग्ध पाए गए व्यक्ति को उद्योग के अंदर काम करने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। जिले के अंदर आवागमन को लेकर गाइडलाइन का पालन करना होगा। शराब दुकानें हो या फिर उद्योग, सभी के लिए नियम बनाए गए हैं। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज से लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और इस लॉकडाउन की अवधि में मध्य प्रदेश में आर्थिक के साथ साथ निर्माण कार्य की गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। रेड जोन के एरिया छोड़ने के अलावा हम इस वक्त मंडीदीप के पास खड़े हैं जो रायसेन ज़िले में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निर्माण कार्यों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर पत्थर खोदने का काम इस वक्त चल रहा है। ये दरअसल जो साइट है वो भोपाल होशंगाबाद का जो हाईवे इस वक्त तैयार हो रहा है, वहाँ के लिए यहाँ से पत्थर जा रहा है। इससे पहले करीब 40 दिनों तक कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से सरकार ने इन्हें इजाज़त दी है और इस इजाज़त के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निर्माण कार्य हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के तमाम ऑफिस के साथ जो होमगार्ड का दफ्तर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहांगीराबाद इलाके में जो दफ्तर है होमगार्ड मुख्यालय जो है, यहाँ पे तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं। होमगार्ड के अलावा एसडीआरएफ की कमांडर जो है यहाँ पर बैठते हैं। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इसी मुख्यालय के अंदर उनके केबिन है। पूरी तरीके से इस कार्यालय को सील कर दिया गया है। हालांकि सुरक्षाकर्मी तैनात हैं एहतियात के तौर पे, लेकिन पूरी तरीके से इस दफ्तर में अधिकारियों के आने जाने पे मनाही है, क्योंकि होमगार्ड के जो जवान हैं जो ड्यूटी पे तैनात हैं, करीब 5 जो जवान हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए। इसके अलावा जहांगीराबाद इलाका भी इस क्षेत्र से लगा हुआ है जो कि संक्रमित सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र। यही कारण है कि इस मुख्यालय को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। ये एहतियात के तौर पर ज़रूरी है और इसलिए माननीय डीजी साहब के नेतृत्व में और आदेश अनुसार इसको पूरा सैनिटाइज किया गया है और सैनिटाइज करने के बाद में इसको सील किया गया है। और अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो बाकी और जवानों के रिपोर्ट आने का, जिनकी टेस्टिंग अभी हुई है, होमगार्ड के भी हैं उसमें और एसडीआरएफ के भी हैं। कितने होंगे सर संख्या? अभी जो संक्रमित हुए हैं 4 सैनिक हैं और 2 अधिकारी हैं उसमें होमगार्ड्स के, और एसडीआरएफ और होमगार्ड मिला के करीब 50 लोगों की टेस्टिंग हुई है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जवान बहुत ही बहादुर से इस संक्रमण को नेस्तनाबूद करने में कामयाब होंगे। उन्होंने ड्यूटी बड़ी जाबाजी से की है, कर रहे हैं वो, और वो अस्पताल में भी पूरी इच्छा शक्ति के साथ ठीक होने, प्रबल इच्छा शक्ति ठीक होने का वो अपने अंदर से भी प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जवान वापस ठीक होकर आएंगे ड्यूटी पर। बिल्कुल, जो जवान हैं वो संक्रमित हुए यानी पॉजिटिव पाए गए, यही कारण है कि पूरे मुख्यालय को सील किया गया। आगामी आदेश तक इसी तरीके से मुख्यालय में कोई भी अधिकारी कामकाज नहीं करेगा जब तक कोई आदेश जो है ऊपर से नहीं आ जाता। राजधानी भोपाल में आज कोरोना संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी नए केसेस हॉटस्पॉट जोनों से निकल कर के सामने आए हैं, जिनमें 11 साल और 1.5 साल के बच्चे भी शामिल हैं।
लॉकडाउन 3 की शुरुआत भी आज से हो चुकी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन 3 के कारण शहर को अब कोरोना संक्रमण के फैलाव से थोड़ी राहत जरूर मिल पाएगी। आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। पहला लॉकडाउन 21 दिन का जारी हुआ था। 24 मार्च से 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन फेज में संक्रमण तेजी से फैलता दिखा। लॉकडाउन 1 में सर्वे, स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का जो अनुपात था वो दूसरे लॉकडाउन की तुलना में कम था। संक्रमण का ग्राफ बढ़ते देखकर दूसरे लॉकडाउन में सर्वे, स्क्रीनिंग और सैंपलिंग को 6 गुना बढ़ाया गया। दूसरा लॉकडाउन 19 दिन का रहा जो 15 अप्रैल से 3 मई तक चला। टेस्टिंग बढ़ाने के कारण मरीजों की संख्या ज़्यादा आने लगी। ये पीरियड राहत भरा इसलिए रहा क्योंकि इसमें रिकवरी दर लगभग 20% से ज़्यादा सामने आया, तो वहीं मृत्यु दर में करीबन 1% की कमी आई। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 4 मई से शुरू हुए तीसरे लॉकडाउन के दौरान राजधानी में तेजी से सुधार होगा, क्योंकि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 8.5% से गिरकर 3.5% के करीब आ चुका है। ऐसे में शहरवासियों को भी इंतजार है कि भोपाल जल्द रेड जोन से ग्रीन जोन में तब्दील हो जाए। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर के समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया कि शहर में टेस्टिंग रेट को बढ़ाया जाए। इससे शहर में पॉजिटिव केसों की संख्या तो जरूर बढ़ी, लेकिन वक्त रहते मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट सके। लॉकडाउन के चलते 30 साल में पहली बार कॉपियां घर से चेक करने के लिए भेजी गई थी और अब कॉपियां चेक होकर मूल्यांकन केंद्र टीटी नगर मॉडल स्कूल में पहुंच गई हैं, जहां पर जो डिप्टी हेड वैल्यूअर के सामने जो शिक्षक हैं वो कॉपियों में नंबर भरेंगे। इस वक्त हमारे साथ मूल्यांकन केंद्र अधिकारी रेखा शर्मा जी हैं। उन्हीं से जानते हैं मैम, अब कॉपियों में नंबर भरे जा रहे हैं, तो किस तरह से जो डिप्टी हेड वैल्यूअर है उनकी देखरेख में ये सब काम होगा? एक्चुअली जो पहले लॉट का मूल्यांकन था वो कंप्लीट हो गया है। 10 दिन का समय दिया गया था। आज हमने सभी डिप्टी हेड वैल्यूअर्स को बुलाया है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक डिप्टी हेड वैल्यूअर के पास एक उन्होंने अपने वैल्यूअर को बुलाया है। यहाँ आने के बाद मूल्यांकन केंद्र पर जो वैल्यूअर्स हैं वो कॉपी से होलोग्राम स्टिकर्स निकालेंगे। उसके बाद मार्क्स की एंट्री की जाएगी। उसमें से 10% कॉपियाँ हमारे डिप्टी हेड वैल्यूअर्स चेक करेंगे और चेक करने के बाद OMR शीट्स पर मार्क्स एंट्री किए जाएंगे। नहीं, 10% कॉपियाँ तो सब चेक होंगी, लेकिन जिनके 90% से एवं मार्क्स हैं वो कॉपी एक बार फिर से डिप्टी हेड वैल्यूअर्स चेक करेंगे और चेक करने के बाद इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो बच्चा 90% के लायक है या नहीं, और उसके बाद ही मार्कशीट OMR शीट्स में मार्क्स भरे जाएंगे। उसके अभी बोर्ड से ऐसे निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुए। जैसे ही वहाँ से निर्देश प्राप्त होंगे यहाँ से मार्क्स सील होकर के बोर्ड ऑफिस चले जाएंगे। तो बिल्कुल जो कॉपियों का मूल्यांकन है वो शुरू हो चुका है। फर्स्ट जो लॉट की कॉपियां हैं वो चेक हो चुकी हैं और यहाँ पर अब जो वैल्यूअर के सामने नंबर फिल करे जा रहे हैं और 90% से ज़्यादा नंबर जिन छात्र छात्राओं को मिले हैं उनकी एक बार बारीकी से फिर से चेकिंग की जाएगी और फिर रोल नंबर के हिसाब से OMR सीट में नंबर भरे जाएंगे और फिर ये OMR सीट बोर्ड ऑफिस भेजी जाएगी, जिसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर में पिछले 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में आ रही गिरावट के बाद आज फिर उछाल आ गया है। 43 नए मरीज मिलने के बाद ये आंकड़ा 1600 के पार पहुंच गया है। ऐसे में अब इंदौर में लॉकडाउन को और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में पिछले 3 दिन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब इस आंकड़े में अचानक से उछाल आ गया है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1611 हो गई है। वहीं एक मरीज की मौत की पुष्टि के बाद मौतों का आंकड़ा 77 पर पहुंच गया है। CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 428 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 383 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 43 मरीज पॉजिटिव निकले हैं, यानी करीब 11% मरीज पॉजिटिव निकले हैं, जबकि पिछले दिनों पॉजिटिव मरीजों की दर 6% तक पहुंच गई थी। इंदौर में पौंडुचेरी भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट अभी अटकी हुई है। पुडुचेरी में 606 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से करीब 200 सैंपल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में अहमदाबाद की सुपरटेक लैब भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट भी शामिल की गई है। मेडिकल बुलेटिन में एक 82 साल के एक पुरुष मरीज की मौत की पुष्टि की गई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 77 तक पहुंच गया है। ये मरीज इंदौर की काटचू कॉलोनी का रहने वाला था। 16 अप्रैल को इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और 3 मई को इनकी मौत हो गई। शहर के अस्पतालों में अभी भी 1172 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है।
कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर ये भी आई कि खजराना गणेश मंदिर के पुजारी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हैं और उनकी अब अस्पताल से जल्दी छुट्टी कर दी जाएगी। लॉकडाउन की तीसरी चरण की आज से शुरुआत हो चुकी है। इस बीच देश भर में अलग अलग जोन में आने वाले शहरों में उसके हिसाब से रियायतें दी जा रही है। जबलपुर चूंकि रेड जोन में शामिल है, इस लिहाज से यहाँ सख्तियां यथावत रहेंगी। बहरहाल कल जो विस्तृत आदेश जारी किया गया उसमें दुकानों जिसमें ग्रोसरी शॉप्स हो या फिर दवा दुकान हो या फिर अन्य जरूरी सामान, उन्हें खोलने का समय भले ही बढ़ा दिया गया, लेकिन इसको लोगों ने किस तरीके से समझा ये एक नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ। इस वक्त हम मुख्य बाजार में मौजूद हैं। लोग बाकायदा अपनी कारों से निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों के बाहर आए हैं। जिनके पास नहीं है वे भी 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों में लगातार निकल रहे हैं। लोग अपने परिवारों के साथ भी यहाँ पे सड़कों में निकले हैं। कुछ बच्चों को लेकर के यहाँ जा रहे हैं और कुछ फैमिलीज भी अपनी कारों पे निकली हुई हैं। जबकि जो आदेश में सख्ती है उसमें यथावत रहने की बात की गई है। और चूंकि रेड जोन में है, करीब 100 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है। लोग सड़कों में घूमते हुए भी देखे जा रहे हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े नहीं भी हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बहरहाल जो कलेक्टर हैं उन्होंने सख्ती के आदेश किए हैं कि शायद लोग इस आदेश को समझ नहीं पाए हैं और उसके बाद सख्ती करने के आदेश पुलिस प्रशासन को दे दिए हैं कि जो कि रेड जोन में जबलपुर है, तीसरे चरण की शुरुआत आज से हुई है। यथावत आदेश दिए गए हैं। सख्ती भी जरूरी है, लोग इसे हल्के में ना लें, इस बात को आगाह कराते हुए अब सख्ती के पुनः आदेश। लेकिन फिर भी शायद शहरवासी इसे समझ नहीं पाए कि आखिर लॉकडाउन की तीसरे चरण में किस प्रकार की सख्ती रेड जोन में है, येलो जोन में है, माफी चाहूंगा ऑरेंज जोन में है या ग्रीन जोन में है, लेकिन बाकायदा जबलपुर रेड जोन में है और यहाँ सख्ती वैसी ही बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18। सतना में एक बार फिर दहशत फैल चुकी है। दरअसल ये दहशत कोरोना वायरस को लेकर है। यहाँ 65 वर्षीय वृद्ध को कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसे आइसोलेट किया गया है और जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वृद्ध का उपचार सतना के जिला अस्पताल में चल रहा है। उसे अब रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। वृद्ध में लकवा की शिकायत आ चुकी है और किडनी फेल हो चुकी है। ऐसे में उसकी हालत जो है बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब वृद्ध के जो हिस्ट्री है उसकी तलाशी जा रही है और अब तक लगभग 10 से 12 लोगों को चिन्हित किया गया है और सभी को आइसोलेट किया जा रहा है। कृष्णनगर में जहां वृद्ध के दामाद रहते थे उस इलाके को सील कर दिया गया है, वहीं जिला अस्पताल एरिया को भी सील कर दिया गया है। दरअसल ये वृद्ध सतना जिले का मूल निवासी है, लेकिन अहमदाबाद में रहकर व्यवसाय करता था। हालत गंभीर तबीयत खराब होने पर 6 मार्च को इसने कोरोना की जांच की थी, जहां पे कोरोना नेगेटिव निकला था और इसके बाद घर आ गया था। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई और वहां के निजी चिकित्सकों ने इसे घर ले जाने की सलाह दी और ये जो वृद्ध है इसके परिजनों ने 4 दिन पहले सतना लेके आए थे और गांव ले गए। हालत खराब होने पर सतना के जिला अस्पताल लाए और जहां इसका स्वाइन टेस्ट हुआ और अब आज 3 दिन बाद इस स्वाइन टेस्ट का जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव निकला है। रतलाम जिले में बीते 2 दिनों से जहरीली शराब पीने से 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने खुद इस मामले की पुष्टि की है कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की जानें गई है, वहीं कुछ लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के चलते भी हुई है। वहीं इन मौतों के बाद अब जिले के पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये सभी मौतें रतलाम के नामली थाना क्षेत्र के 6 से ज़्यादा गांव में हुई है। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मौतें जहरीली शराब पीने से हुई है। वहीं इस मामले में अभी भी 3 लोग रतलाम और जावरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती है, जिसमें से एक शख्स की आंखों की रोशनी जा चुकी है। बहरहाल ये जिला प्रशासन की नाकामी ही है कि रतलाम में लॉकडाउन के दौरान भी अवैध शराब बिकती गई और लोग मौत की नींद सोते गए। लेकिन अब जिला प्रशासन ने इस नाकामी को छुपाने के लिए 5 टीमों का गठन किया है, जो कि रतलाम की 5 विधानसभाओं में अवैध शराब की धरपकड़ करेगी। लेकिन अब यह पूरी कवायद सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर रतलाम की पूरी जनता में खासा गुस्सा नजर आ रहा है। ग्वालियर में आज शिकारियों ने फॉरेस्ट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। खास बात यह है कि मरने वाला फॉरेस्ट गार्ड अपने चौकीदार साथियों के साथ निहत्था ही जंगल में सर्चिंग के लिए गया था। ग्वालियर के सनकुआ उत्तर बीट के जंगलों में आज सुबह अवैध लकड़ी कटाई की खबर वन विभाग को मिली थी। करई वन चौकी पर तैनात फॉरेस्ट गार्ड दीपू राणा 2 चौकीदारों को साथ लेकर सर्चिंग पर निकल पड़ा। सुबह लगभग 9 बजे सनकुआ के जंगल में
कुछ लोग लकड़ी काटते नजर आ रहे थे। फॉरेस्ट गार्ड और चौकीदारों को देखकर लकड़ी काटने वाले लोग भाग निकले। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड दीपू राणा और चौकीदार वापस वन चौकी की तरफ लौट रहे थे। उसी दौरान जंगल में कुछ शिकारियों से इनका सामना हो गया। एक शिकारी के हाथ में राइफल थी, जिसने वन अमले पर सीधे फायर कर दिया। राइफल से निकली गोली फॉरेस्ट गार्ड दीपू के सीने में लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद शिकारी भाग निकला। वहीं घायल पड़े दीपू को दोनों चौकीदार लेकर वन चौकी की ओर पहुंचे और वन चौकी से फिर ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने फॉरेस्ट गार्ड दीपू को मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि दीपू राणा 4 साल पहले फॉरेस्ट में भर्ती हुआ था। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। वन कर्मचारी संघ ने ड्यूटी के दौरान जान देने वाले दीपू को शहीद का दर्जा और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। वन विभाग ने मृतक गार्ड के परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही इस बात की जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि गार्ड और चौकीदार निहत्थे क्यों और किन परिस्थितियों में जंगल में सर्चिंग के लिए गए थे। प्रदेश के कुछ इलाके जहां पर कोरोना के मरीज पाए गए हैं और जहां पर खतरा हो सकता है, उन जगहों को छोड़कर पूरे प्रदेश भर में सरकारी दफ्तर आज से खुल रहे हैं। और ये वजह है कि तमाम जो दफ्तर हैं वहां पर सरकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। ये और बात है कि ये भी कहा गया है कि कर्मचारी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ आम लोगों से कम मेल जोल रखे, ताकि जो कोरोना का जो संकट है उससे बचा जा सके। दूसरी बात ये है कि ये भी कहा गया है कि रोस्टर एक तैयार किया जाए, ताकि कम से कम जो कर्मचारी हैं वो दफ्तरों में रोस्टर के हिसाब से पहुंचे, एक साथ क्राउड ना पहुंचे और इसके चलते जो है वो कोरोना के संकट से निपटा जा सके। तो प्रदेश के तमाम जो दफ्तर हैं राजधानी रायपुर का, चाहे कलेक्ट्रेट हो चाहे मंत्रालय हो, तमाम जो दफ्तर है वो आज से खुल रहे हैं और कर्मचारी तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो दफ्तरों में आम लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोग अभी तक ये जब दफ्तरों में जब कर्मचारी नहीं, दफ्तर बंद है तो लोग ये मान करके चले थे दफ्तर बंद है तो बाद में काम करवा लेंगे। अब जब दफ्तर खुले हैं तो लोग एकदम से उमड़ने लगे हैं। लोगों को समझने की जरूरत है कि सतर्कता और जागरूकता बहुत जरूरी है। कोरोना से अगर लड़ना है, उसके संक्रमण से अगर बचना है तो उसके लिए सतर्कता और जागरूकता बहुत जरूरी है। और सरकार ने भी कहा है कि जितना अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही निकले और जो काम टाला जा सकता है तो वो उस काम को टालना चाहिए। जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि सरकारी कर्मचारी जो है वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाते हैं, क्योंकि अगर आम लोगों की भीड़ बढ़ती है तो या आम लोग क्या समझदारी दिखाते हैं, देखने वाली ये भी बात होगी। और साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि सरकारी दफ्तरों में फाइल जो है वो पेंडिंग ना रखी जाए, ताकि लोगों को बार बार चक्कर ना काटना पड़े। कई बार ऐसी आम लोग शिकायतें करते हैं और अगर ऐसी स्थिति होती है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना संकट के इस समय में पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी के दौरान वो दिन रात एक किए हुए हैं। इस समय में राज्य सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है और पुलिसकर्मियों के नाश्ते और भोजन की जो भत्ता है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। पहले जहां नाश्ते के लिए पुलिसकर्मियों को 15 रुपये का भत्ता मिलता था, उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। इसी तरीके से दोपहर के भोजन के लिए जहां 30 रुपये मिलता था, उसे बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है। और रात के जो भोजन की व्यवस्था होती है उसमें उनको भी पहले 30 रुपये ही मिलता था, जिसको बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया गया है। जाहिर तौर पर इस बढ़ोतरी से उनके जो है पॉकेट पे जो खर्च पड़ता था पुलिसकर्मियों के, वो कम हो जाएगा और एक ठीक ठाक भोजन और नाश्ते की व्यवस्था उनके लिए हो पाएगी। कोरोना संकट को लेकर के लगातार जिला प्रशासन और इसके अलावा पुलिस प्रशासन सतर्क है। और जगदलपुर की अगर बात करें तो एक नई व्यवस्था जो है वो आज से शुरू की गई है। प्रदेश और इसके अलावा देश में लगभग 147 रेड जोन के ज़िले हैं और यहाँ से जो लोग बस्तर अगर प्रवेश कर रहे हैं, इस रास्ते से होकर के अपने गंतव्य तक जा रहे हैं या फिर बस्तर में स्टे कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच के लिए 4 जगहों पर जो सीमा जुड़ती हैं, चाहे वो फिर महाराष्ट्र से हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, इन तमाम जगहों की सीमाओं पर जो थाने हैं वहाँ पर नाकाबंदी की गई है। अभी तक की जो जानकारी आई कि बस्तर के रास्ते से अलग अलग प्रांतों में जाने के लिए लगभग 317 लोग जो है वो यहाँ से निकले थे। उसमें से 3 लोग जो हैं क्योंकि मुंबई से आए थे, ये रेड जोन का इलाका है मुंबई, और उन्हें फिलहाल बस्तर में क्वारंटाइन किया गया उनके घरों पर। और बाकी के जो 314 लोग हैं जो कि बस्तर के रास्ते से अपने अपने प्रांत की ओर लौट रहे थे, जिसमें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, ऐसे तमाम प्रांतों में जाने वालों की सघन निगरानी करने के लिए जो नाके हैं वहाँ से उन्हें चेक करके उनके बारे में पूरी पतासाजी लेकर के उनका मेडिकल रिकॉर्ड लेने के बाद उन्हें आगे के लिए जाने दिया जा रहा है। आज जो है ज़िले में लगभग 10 लोग जो हैं इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और उनके बारे में जांच पतासाजी की गई है। और नगरनार थाने में जो बैरियर बनाया गया है, जो नाकाबंदी की गई है, उड़ीसा तरफ जाने वाला ये मार्ग है, वहाँ पर उनके रिकॉर्ड्स लिए गए हैं। और अगर जगदलपुर से रायपुर तरफ आने की बात करें तो वहाँ पर भानपुरी थाने में उनके रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। यानी जहाँ से सीमा शुरू होती है बस्तर की और जहाँ पर समाप्त होती है वहाँ पर विशेष तरह की निगरानी की जा रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं
कहीं अगर वो संक्रमित होते हैं तो उस तरह का खतरा बस्तर जिले में ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये खाका तैयार किया है और उसी पर अमल करने के लिए आज से पुलिस जवानों को मुस्तैद कर दिया है। और जब तक कोरोना का संक्रमण रहता है, ये नाकाबंदी पूरे जिले में जो है इसी तरह से लागू रहेगी। और अब एक अहम खबर, अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 1% हिस्सेदारी $75 करोड़ यानी करीब 5,655.75 करोड़ रुपए में खरीदी है। इस डील के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस डिजिटल यूनिट की वैल्यू $65 अरब हो गई है। सिल्वर लेक की यह डील फेसबुक डील के मुकाबले ज्यादा वैल्यूएशन पर हुई है। 2 हफ्ते पहले ही फेसबुक में जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी $5.7 अरब मिली थी। फेसबुक जियो की यह डील सोशल मीडिया नेटवर्क की सबसे बड़ी डील है। इससे पहले 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप के साथ $22 अरब की डील की थी। सिल्वर लेक टेक्नोलॉजी ने 2013 में पीसी कंपनी डेल का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद वो सबकी नजरों में आई। टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों में निवेश करने के मामले में ये दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स और सिल्वर लेक के बीच ये सौदा 12.5% प्रीमियम पर होगा। और खबर इंदौर से, जहां निजी अर्पण हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। 2 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। सुबह तक ये मरीजों का इलाज करते रहे। मरीजों को भी दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब स्वास्थ्य विभाग तलाश रहा है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां निजी अर्पण हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल में इलाज करने वाले 2 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ये दोनों डॉक्टर सुबह तक लगातार मरीजों का इलाज करते रहे। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।